इसी के साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच आपूर्ति के लिए डॉक्टर माधुरी बटवाल जी को कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, और श्री दिनेश नवानी जी को और साथ ही श्री मनीष वर्मा जी को। और हमारे साथ आज उपस्थित है श्री कन्हैया जी, सचिव है आप संस्था के, तो उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि वो आए।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ये थे हमारे आदर्श विद्यालय के छात्र और संगत दे रहे थे हमारे आदर्श विद्यालय के ही बहुत ही होनहार शिक्षक। और बैठ जाएं आप अपने अपने स्थान पर। आप सभी लोगों ने धात के बारे में सुना है? किसी ने सुना है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो मैं धात के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी। धात एक ऐसी संस्था है जो पिछले 35 वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है और आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही गर्व का विषय है कि इसके संस्थापक आज हमारे बीच मौजूद हैं। और अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि श्री लोकेश नवानी जी हमारे ही संस्थान से 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो धात के बारे में हम उन्हीं से जानेंगे, इसलिए मैं श्री नवानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमें और हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताएं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवानी जी का। आपके बाद उन्हें भी बुलाना। अरे उन्होंने बोल दिया हो गया। धन्यवाद हेमा जी और आप सभी छात्रों और जितने हमारे ट्रेनीज हैं उनका हरेला के इस आयोजन पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आप सभी को, छात्रों, विद्यार्थियों, स्टाफ, संस्थान के निदेशक और जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में पहल की है, चेतना गोला जी, हमारे इंचार्ज उद्यान विभाग और हेमा कैलासिया जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को धात की ओर से नमस्कार। बच्चों, हमारे लिए गौरव का क्षण है कि एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी समाज द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, पर्यावरण चेतना का अभियान। ये उत्तराखंड में पर्यावरण चेतना का बड़ा अभियान है जो सारे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यही नहीं, देश के कई भागों में हमारी संस्था इस आयोजन को कर रही है और जहां जहां भी उत्तराखंड मूल के लोग हैं वहां पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। और हमारी एक इच्छा है कि ये पर्व देश का पर्व बने, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में इसकी स्थापना हो, मान्यता हो, सरकार इसे माने। और इसके लिए हम एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं जिसमें विदेश के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है। इस पर्व को जो हम मना रहे हैं, हमारी संस्था का नाम है धाद। धाद पिछले 36 वर्षों से समाज में बहुत सक्रिय संगठन के रूप में है, जिसे कहते हैं मास ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 1000 से अधिक लोग हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इसकी मदद करते हैं, जो इसके वॉलंटियर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा एक तरह का नेटवर्क है। और हम सिर्फ पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के समाज, भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, इसके अलावा हिमालयन इकोनॉमी, विमेंस एम्पावरमेंट, और जो आपको शायद मालूम होगा कि सुदूर पहाड़ों में जो विद्यालय स्थित हैं, जहाँ पर पढ़ने की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, साधन नहीं हैं, पारिवारिक स्तर पर बहुत आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी हम प्रोग्राम चलाते हैं ताकि हम उनकी जो बौद्धिक चेतना और सामर्थ्य है उसका विकास हो सके और वो इस देश के अच्छे नागरिक बन सकें।
मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जो हमारा ये संस्थान है, ये भी दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आकाश के नए कपाट खोलता है। और देश में संस्थान का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि आज आजादी के बाद इतने वर्षों में इस संस्थान ने देश में दृष्टि दिव्यांग बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। और हमारे देश के जो बहुत सारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं और बहुत सारे आईएएस हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब हम सुदूरवर्ती गांव में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहां के बच्चे, उनको अवसर नहीं मिलते, उनकी बौद्धिक क्षमताएं कुंठित हो जाती हैं, उनसे एक सही समाज का निर्माण नहीं होता। तो हमारी संस्था जो धाद है, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाती है। और हम लगभग 600 से अधिक स्कूलों में छोटी-छोटी स्कूल लाइब्रेरी, जिन्हें हम कक्षा कोना कहते हैं, जिन्हें हम आधुनिक ज्ञान की पुस्तकें देते हैं, साहित्य की पुस्तकें देते हैं, ताकि आने वाले समय में एक बेहतर समाज का निर्माण हो। ऐसे समाज का निर्माण जिसमें हर बच्चे का जो योगदान हो, इस देश को बनाने में हो, इस राष्ट्र को बनाने में हो, इस दुनिया को सुंदर बनाने में हो। तो ये धाद की कोशिश है। इस धरती को सुंदर बनाने के लिए भी धाद कोशिश कर रही है। और इसमें हम जो काम कर रहे हैं, हरेला, आप जानते हैं कि जो मानसून हमारे यहाँ जब आता है तो उत्तराखंड में एक परंपरा रही है कि इस समय कुछ बीजों का रोपण किया जाता है और जो कुछ अच्छे बीज उगते हैं, ये मानते हैं कि उसकी फसल बोनी चाहिए। तो ये त्योहार कृषि का त्योहार है, समृद्धि और खुशहाली का त्योहार है और एक दूसरे की मंगल कामनाएं करते हैं। तो धाद पिछले कई वर्षों से निरंतर काम कर रही है। धाद ने आपदा में भी बहुत काम किया है और इसने 175 बच्चों को गोद लिया था, इस समय उसके बाद भी लिया है। और उन बच्चों को अब तक लगभग 45 लाख रुपए से अधिक हम उनको एक तरह की शैक्षिक सहायता दे चुके हैं। हम बहुत तरह की गतिविधियां करते हैं। तो धाद एक विराट ऑर्गेनाइजेशन है जो, और इसकी सबसे बड़ी बात कि ये जनता के सहयोग से चलती है, कोई सरकारी फंडिंग नहीं लेते, जनता ही सहयोग करती है। तो आप ये मानकर चलिए कि इसके 1000 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन उतने ही हजार, तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और आप सभी बच्चों को अभी मालूम नहीं होगा, मुझे भी संस्थान के ब्रेल प्रेस विभाग में सेवा करने का अवसर मिला है और तब भी हम साहित्य की गतिविधियां करते थे, अब भी करते हैं। और जब मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान के बच्चों का एक्सपोजर बढ़े, वो हर गतिविधि में हिस्सा लें और हरेला में भी हर बच्चा, हर छात्र, हर छात्रा अपने नाम का एक पौधा लगाए, इस धरती को सजाए, इसको संवारे और सुंदर बनाए, यही कामना है। पुनः अब आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद नवानी जी। नवानी जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हर इंसान अपने अपने नाम का एक पौधा लगाए और न केवल पौधा लगाएं बल्कि उसे सींचें, एक बच्चे की तरह उसे देखभाल करें। और मैम ने एक और बात कही थी कि कल राखी है, तो हम लोग सभी लोग आकर अपने अपने पौधों के नाम के आगे उनको मतलब राखी बांधें। तो है ना अच्छी बात ये? एक बार तालियां बजा दीजिए नवानी जी के लिए। और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी का कि वो आके डॉक्टर माधुरी बड़थवाल का शॉल से स्वागत करें। तालियां बजती रहें। कार्यक्रम के बाद ठीक है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय सचिव श्री तन्मय ममगाई जी को कि वो भी आए और हमसे 2 शब्द कहें।
सभी को नमस्कार। हरेला घी संग्रांत का कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आपके बीच में हम आए हैं, उसके जो आयोजक संस्था धात के बारे में आपके ही बीच के साथी लोकेश नवानी जी ने, जो धात के बीच में बड़े साथी रहे, जितने कि इस संस्थान के साथी रहे, उन्होंने बताया। लेकिन मैं वो कार्यक्रम के बारे में बताता हूँ जिस कार्यक्रम को आजकल हम चला रहे हैं, और पिछले 27 दिनों से हर दिन किसी न किसी स्थान में जा करके, किसी न किसी समूह में जा करके, किन्हीं न किन्हीं लोगों के बीच में जा करके उनसे बातें करते हैं, उनको बताते हैं उत्तराखंड की उन लोक परंपराओं के बारे में जो धरती से निकली थी, लेकिन वो दुनिया के कल्याण की परंपराएं थी, जो कहती थी कि इस धरती को हरा भरा होना चाहिए, इसमें खूब सारे वृक्ष होने चाहिए, इसकी जैव विविधता होनी चाहिए, और इसका जो अनाज है जो पहाड़ों के गर्भ से निकलता है वो सबके भोजन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो अनाज न केवल अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि उस अनाज के साथ जो उसके उत्पादक लोग हैं उनको भी एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने इस बार एक नारे के साथ इस अभियान को शुरू किया था। वो नारा भी लोकेश जी ने रचा है। वो नारा था कि वृक्ष लगाकर धरा सजाएं और अन्य हिमालय का अपनाएं। और अगर सब बच्चों की सहमति होगी तो हम सब मिलकर के एक स्वर में, समवेत स्वर में इस नारे को भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 नारे इस बार डिजाइन किए थे, और वो नारे हमारी फिलॉसफी को बताते हैं। बाकी तो काम हमें बहुत घूम तो बहुत रहे हैं, और कितने संस्थानों में कितने लोगों से मिले इसकी सूची नहीं बताएंगे आपको, वो तो 27 दिन से अनवरत जारी है। अमर उजाला फाउंडेशन और अमर उजाला हमारे साथी है, वो रोज हमारी खबर को दे रहे हैं। और कल भी हम एक स्थान में गए थे, और उससे पहले 2 विश्वविद्यालय में थे। लेकिन जो नारे हमने 3 नारे रचे हैं, वो नारे, पहला नारा ये है कि सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। यानी हरेला का नारा है कि वो अपने देश की, दुनिया की हरियाली की, हरे भरे होने की कामना करता है, और वो इस बात को बताता है कि इस दुनिया का बचा रहना, इस दुनिया का बचा रहना उसके पेड़ों के बचे रहने में निहित है। इसलिए हम जो एक व्यक्ति के तौर पर सबसे पहला काम कर सकते हैं वो है वृक्ष लगाने का, पौधे लगाने का। और इस अभियान के साथ हम लोग बहुत लोगों के पास जा रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि व्यक्ति के स्तर पर आप एक पौधा जरूर लगाएं। और दूसरा नारा हमारा है कि वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। क्योंकि आप जानते हैं कि वृक्ष दुनिया में लगातार कट रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी आबादी, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती है, नए नए शहर बस रहे हैं, नई जगहें बन रही हैं, उसके लिए पेड़ों को काटना जारी है। क्योंकि जो नए डेवलपमेंटल जोन बनते हैं उनमें पेड़ काटे जाते हैं। तो अगर उसके बरक्स हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे, उससे 10 गुना क्वांटिटी में नहीं लगाएंगे, तो हम इस चीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि पेड़ दुनिया को न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमारा पानी का चक्र, हमारे क्लाइमेट चेंज को, पूरी चीज को, पारिस्थितिकी को अफेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए हमारा नारा है कि वृक्ष हर साल लगाने, इस साल भी लगाना, अगले साल भी, जब तक आप इस दुनिया में हैं आप वृक्ष लगाइए, आपका दायित्व है, ताकि ये दुनिया हरी भरी। और जो तीसरा नारा है कि वृक्ष लाकर धरा सजाएं, अन्य हिमालय अपने, हमारा कहना है कि एक तो आप ये काम करें कि इस दुनिया को, धरती को सजाने का तरीका है कि आप उसमें पौधे लगाएं, क्योंकि अगर वो हरी होगी तो बहुत सुंदर दिखाई देगी, बहुत सुंदर होगी। और दूसरा अन्य हिमालय का अपना, यानी कि जो हिमालय का अनाज है उसको अपने जीवन में शामिल करें। उसमें अच्छा स्टार्च है, अच्छा कैल्शियम है। उसके 2 लाभ हैं, एक तो आपके शरीर को लाभ मिलेगा, और दूसरा उन लोगों को लाभ मिलेगा जो उसकी खेती करते हैं। क्योंकि हम, आप सबको जानकारी होनी चाहिए, उत्तराखंड के बनने के पिछले 22 वर्षों में यहाँ पर बहुत बड़ा पलायन हुआ। बहुत सारे लोग पहाड़ से निकल के शहरों में बस गए, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि वहाँ जो वो काम करते थे उसमें उनको बहुत अच्छी इनकम नहीं हो पा रही थी, उनका फैमिली का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने रास्ता अपनाया। तो हम 2 तरह के कल्याण करना चाहते हैं, दुनिया का कल्याण इस तरह से कि पौधे लगाए जाए, और उत्तराखंड के और खेती में काम करना, लोगों का कल्याण इस तरह से उनके वो आए हुए उत्पादन को हम अपने जीवन में शामिल करें। तो इस 3 फिलॉसफी के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपके बीच में भी आए, आपने हमें बुलाया, सम्मान से बिठाया, आप हमारे सामने इतने सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत आभार। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस अभियान में जुड़ करके अपना अपना योगदान देंगे। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता NIVH जिसको हम कहते हैं, मेरा पुराना नाम याद आ रहा है, उसके प्रांगण में वैसे ही बहुत हरियाली है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी निरंतर खोज करते रहना चाहिए, और अपने इर्द गिर्द के स्थानों को ढूंढ करके उसमें हरियाली के लिए निरंतर काम किए जाने की जरूरत है। इसके साथ आपको हरेला घी संग्रांत की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। धन्यवाद तन्मय जी। तन्मय जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हर साल पेड़ लगाएं। इसके साथ ही में थोड़ी सी शिकायत है नवानी जी से कि नवानी जी आप इतने सालों से कहाँ थे, यहाँ आपने क्यों नहीं ये कार्यक्रम किया? चलिए खैर,
पास्ट को नहीं मैं बदल सकती, लेकिन आगे फ्यूचर में उम्मीद कर सकती हूँ कि आप हर साल आए और हर साल पौधे लगाएं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनीष वर्मा जी को कि वो आए और हमारे संस्थान के बारे में थोड़ा सा बताएं। आदरणीय मंचासी, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थीगण, हरेला पर्व, जैसे कि आपको बताया है कि हरेला पर्व में उत्तराखंड का एक अपना ही विशेष पर्व है। इसके अंतर्गत हरेला के अंतर्गत साल में 3 हरेला जो है बनाए जाते हैं, पर जो ये श्रावण का जो हरेला है ये इस अपने आप में खास महत्व रखता है और ये हमें बताता है कि किस प्रकार हमें पर्यावरण की जो रक्षा करनी है और किस तरह उसके नजदीक लेके आना है और जो खेती बाड़ी है और जो खेती है उसके प्रति हमें जागरूकता प्रदान करता है। जिन लोगों की खेती नहीं है वो लोग कैसे करेंगे, वो लोग अपने इस प्रकार, जैसे बताया गया कि वो कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर अपने आप को पर्यावरण के नजदीक ला सकते हैं। और जहाँ तक ये संस्थान की बात रही, संस्थान हमारा 1943 में संकष्टन के आने से इसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद फिर 1951 में यहाँ पे हमारा ब्रेल प्रेस आया, 1952 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेल अप्लायंस आया। उसके बाद यहाँ पे जिसे नीड फॉर द बेस्ट जैसे कहा जाता है कि हमें जिस प्रकार से जिस चीज की आवश्यकता होती थी उस प्रकार से हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट्स खोले गए, जिसमें मॉडल स्कूल भी है। फिर हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट यूनिट है और उसी तरह हर वर्ष इवन नए नए डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं ताकि दृष्टिबाधिता को कम से कम किया जा सके, लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। और किसी लेवल पे किसी को ये नहीं है कि मतलब 50 वर्ष पे ही अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित हो जाता है तो उसे किस तरह करना है, उसके लिए पूरी जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है। तो उस वक्त उस व्यक्ति को किस तरह मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके लिए किस प्रकार के मतलब आयाम जो हैं वो किस तरह से अपने घर के काम सुगमय कर सकता है, तो वह सभी इस संस्थान में से जुड़कर और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने नॉर्मल जो काम है वो कर सकता है। तो यहाँ वापस मैं अपने हरेला पर्व पे आता हूँ। हरेला पर्व के तो ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप सभी एक जैसे कि बताया कि एक पौधा कम से कम जरूर लगाएं और उसे अपनाएं ताकि हम पर्यावरण के और नजदीक आ सकें। और यहाँ पे जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर माधुरी जी बटवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय इस संस्थान को दिया। धन्यवाद। एक बात और करना चाहूँगा, हमारे मुझे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है। असम में जादव पेयांग जी हैं, उन्होंने अराउंड 1460 एकड़ जमीन जो थी वो बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी असम में। तो वहाँ पे देखा कि काफी धूप हो रही है, जानवर मर रहे हैं, तो उस अकेले व्यक्ति ने वहाँ पे पौधे लगाने शुरू किए 1969 के अंदर और आज तक वो पौधे लगाते जा रहे हैं। और आज वो जो है फॉरेस्ट ये पूरा जंगल बन चुका है और उसका ये जो निस्वार्थ भाव जो है, उसने जो ये जंगल बनाया है उसके कारण उनको पद्मश्री का से नवाजा भी गया है, जो कि आपने बहुत बड़ी बात की। ऐसा अकेला व्यक्ति जिसने पूरे विश्व में एक उदाहरण दिया है, जिसने पूरा एक एग्जाम्पल दिया, पूरा इकोलॉजी को बनाने का सहायता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई किसी प्रकार, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पौधा जरूर लगाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच संचालन की बागडोर हमारे युवा साथी संदीप लिखवाल, जो कि प्रणाम प्रशिक्षण केंद्र के कोपा के प्रशिक्षणार्थी हैं। संदीप एंकरिंग और मिमिक्री आदि का काफी शौक रखते हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हैं। तो आइए संदीप, आप आगे की बागडोर संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो सबसे पहले तो जब से मैंने पद्मश्री सुना है ना, मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि मैं 2-3 दिन पहले मैम के पास गया भी था, हमारी लक्ष्मी मैम के पास। तो मैंने उनको इतना लंबा सेंटेंस बोला कि मैम मुझसे ना एंकरिंग हो नहीं पाएगी, मुझे लग रहा है एग्जाम भी है और ये और वो। बस उन्होंने एक सेंटेंस में मुझे जवाब दिया, अरे तुम कर लोगे। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला बड़ा लंबा सा, फिर उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला तुम कर लोगे।
अच्छा, जब मैं बाहर निकला मैंने सोचा था कि मैं मना ही कर दूंगा, लेकिन मैम ने तुम कर लोगे ऐसा बोला ना कि मैं मना ही नहीं कर पाया। अच्छा, तो लक्ष्मी के लिए एक बार तालियां हो जाएं संगीत का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। सचमुच मैम का प्रोत्साहन था, वरना मैं सच में मना करने गया था, क्योंकि मेरे बस की अब मुझे लग नहीं रही है आजकल। तो खैर, मैं हमारी जो मैम है, यानी कि हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, उनके विषय में आप सभी दोस्तों को या अपने जितने भी श्रोता और दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूंगा, अगर मैम आप मुझे अलाउ करें। और यदि मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आप मुझे मंच से ही जो है करेक्ट कर सकती हैं। तो मैम जो है हमारी माधुरी मैम, वो आकाशवाणी में, सबसे पहले तो मैं ये एक बड़ी बात है बहुत, जिसके लिए आप जरूर तालियां बजाएंगे निश्चित रूप से, कि आकाशवाणी में संगीतकार के तौर पर काम करने वाली पहली महिला संगीतकार हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैम जो हैं वो एक उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक गायिका, अध्यापिका एवं ब्रॉडकास्टर के रूप में जानी जाती हैं। और हाँ, तालियां बजाते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताली बजाने में क्या जा रहा है। और अच्छा, मैम के नाम के साथ ना पहला 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 ऐसा इतना जुड़ा हुआ है कि कई पहले तो शायद हमसे छूट भी गए होंगे। तो एक मैं और बताता हूं कि मैम हमारे उत्तराखंड की पहली म्यूजिक टीचर भी हैं, पहली महिला म्यूजिक टीचर। तो वापस लौटते हैं मैम के थोड़ा सा जीवन पर। तो उनके ग्रेजुएशन मैम ने जब किया, उसके बाद एक कॉलेज में कई वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया, और पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने, अगर मैं गलत ना हूं तो, आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र जो है उसके लिए उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। और इसी दौरान मैम ने एक धरोहर नामक म्यूजिक रेडियो प्रोग्राम की रचना की, जो हमारी जो विलुप्त होती जो हमारी लोक परंपरा है, लोक संगीत की परंपरा, उसको जिंदा रखने में और उसको बचाए रखने में, उसका संरक्षण करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जोरदार तालियां हो जाए पहले। मैम ने अपनी जिंदगी के 60 वर्षों से भी अधिक संगीत को समर्पित किए हैं, लोक संगीत के संरक्षण के लिए समर्पित किए हैं, और शायद इसी समर्पण और निष्ठा का जो भाव है मैम के भीतर, उसका सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने मैम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। ऐसा ये मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसा कहा जाता है कि मैम को उत्तराखंड में जितने भी वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उन सभी की नॉलेज है। और मैम का जो योगदान है वो सिर्फ अपने आप में ही सीमित नहीं है कि मैम ने खुद ही किया हो। कई म्यूजिशियंस हैं, मैम ने उनको सपोर्ट किया, हेल्प किया उनका म्यूजिक कंपोज करने में। और कई जितने भी बच्चे मैम से पढ़े, सबको मैम ने प्रोत्साहित किया कि लोक संगीत को बचाए रखें, लोक संगीत का संरक्षण करें। और 2022 में मैडम ने कला के क्षेत्र में पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा शीर्षतम पुरस्कार है, पद्मश्री जीता है। तो इसके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां। मैंने कहा था ना कि मैम ने इतना पहला मतलब प्रथम इतना किया है कि हम शायद छूट भी गया होगा हमसे। तो सच में हो सकता है हमसे छूट गया हो, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। और अगर कुछ गलतियां हुई हो मैम, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही रात का समय था मैं ये सब प्रिपेयर करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने यहाँ पे आयोजित करना है, जिससे कि आप लोग, वैसे तो बोर होना नहीं चाहिए, इतनी एक लोक संगीत और एक हमारी जो लोक परंपराएं हैं उनसे जुड़े रहने का जो अवसर हमें कभी कभी मिलता है। आज का एक दौर है, वैसे तो मैम का हमें परिचय कराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज संगीत हमारा इतना आगे चला गया है, जो लोफी वोफी क्या क्या होते हैं, वो इस तरह के रिमिक्स के दौर में हम अपने जो हमारा लोक संगीत है उसे भूलते चले जा रहे हैं। खैर, अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि इससे पहले इतनी घबराहट थी कि कहीं में से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अब हम लोग हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि जिन्होंने मुझे आज नॉस्टैल्जिक फील करवाया है, स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने जितनी शानदार वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत की,
मुझे अपना स्कूल याद आ गया सचमुच। और मैं मॉडल स्कूल के बच्चों को बुलाना चाहूंगा उनके देशभक्ति प्रस्तुति के लिए। हाँ अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, सॉरी, वो थोड़ा सा एक चेंज था आखिर में। तो मैं टीसीएबी के बच्चों को बुलाना चाहूंगा क्योंकि मॉडल स्कूल का शायद हो चुका है। तो टीसीएबी के बच्चों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनके देशभक्ति सॉन्ग के लिए। कृपया शांति बनाए रखें, हमारे साथी तैयार हो रहे हैं।
अपना शेर न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई आगे किसी जन्म की, देंगे अपना शेर न देंगे मिट्टी मगर वतन की। वतन की हमसे है वतन की हमसे है वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। खतरे में होते अरे तब डरना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी देता नया जन्म है। खतरे में होते अरे तब डरना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी देता नया जन्म है। वतन की हमसे है वतन की हमसे है वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नैया चल कर फकीर की पर कभी न गंगा धारा। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नैया चल कर फकीर की पर कभी न गंगा धारा। वतन की हमसे है वतन की हमसे है वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। वतन की हमसे है वतन की हमसे है वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। बहुत शानदार प्रस्तुति। और ये जो हमारा जो सॉन्ग था वो डेडिकेटेड यानी कि समर्पित था हर घर तिरंगा जो मुहिम है उसके लिए। तो बहुत शानदार प्रस्तुति भाई हमारे सभी साथियों के लिए। और तालियां वैसे हालांकि मुझे बड़ी कम सुनाई दी, मेरे साथ जब तालियां कम बजती तो मुझे कुछ अधूरा सा लगने लगता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जगजीत सिंह साहब एक ऐसा नाम जिन्होंने गजलों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। किसी का दिल जुड़ा तो जगजीत सिंह साहब थे, टूटा तो जगजीत सिंह साहब थे, या दोस्त को दोस्त से मिलने की चाहत हुई तो जगजीत सिंह साहब का कोठे ते मैया था। तो मैं जगजीत सिंह साहब की इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब जो प्रस्तुति हमारे सामने होने वाली है वो जगजीत सिंह साहब की एक अत्यंत शानदार गजल की प्रस्तुति होगी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई कपूर चंद पटेल को, उनकी गजल झुकी झुकी सी नजर जो कि जगजीत सिंह साहब ने गाई है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार जब कपूर भाई के लिए। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ससेगी
दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिनके बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे पल का तुम्हें इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे टूटा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे टूटा रहा हूँ दुनिया को, तुम्हें भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत शानदार प्रस्तुति कपूर भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत गजल के लिए। तो हमारी जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मैम, उनके बारे में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई जो सुन के आप शायद खुश होंगे, कि मैम ने नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी गाया हुआ है, और जो भी हमारे उत्तराखंड के हैं उन्हें पता ही है नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में। तो मैम की बात हुई है तो मैं ये आग्रह करता हूँ मैम से कि अब मैम आप स्टेज पर आएं और
अगर हो सके, अगर आपको एतराज ना हो तो हमारे लिए कुछ हमें सुना दें, ताकि हम भी आपको सुनकर हमारा जो दिन है वो और सुंदर बना सके। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ इस भूमि को, जिसमें इतने सुसंस्कृत और इतने मधुर स्वर वाले बच्चे निवास करते हैं, और यहाँ पर इतने महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, प्रणाम सबके लिए होता है। और संग ही तो है जो हमेशा मेरे संग ही रहता है, संगीत। तो आज इतना सुंदर बने, मैं तो उसमें गुम हो गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं किस लोक में बैठी हूँ। सुरलोक से भी अनुपम जो है वो मुझे आप यहाँ पर महसूस हुआ। और बच्चे कितने सुरीले, बहुत सुरीले। अभी गजल जो गाई वो बहुत सुरीले। और आपने ये सौभाग्य मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, गुणाभारी हूँ सबकी। और धात की तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि ये मेरे को कई बार जो है मेरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब मैं आकाशवाणी नजीबाबाद से यहाँ पर आई तो तब से ही जो है मेरे को इन्होंने पुनर्जीवित होने के लिए बहुत से रास्ते दिखाए, और आज यहाँ पर ये इतनी सुंदर अनुपम जगह में ये मेरे को लाए हैं, और आपका सानिध्य मुझे मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और रही संगीत की बात, तो संगीत ऐसी चीज है कि कोई भी गीत होता है उसको जब स्वरबद्ध किया जाता है तो वो जीवंत हो जाता है, उसमें आत्मा आ जाती है और वो अमर हो जाता है, और अमर कर लेता है अपने साथ अपने रचनाकार को भी। बहुत पुराने समय के जो बहुत बड़े 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 कवि थे, आज वो जिंदा हैं अपने रचनाओं के द्वारा। तो संगीत जो होता है, इसमें एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है भाव संगीत। और यूं संगीत दो किस्म का होता है, एक होता है मार्गी संगीत, एक होता है देशी संगीत। तो मार्गी संगीत तो जो होता है वो केवल अनहद नाद उसमें होता है, और वो जो हो वो होता है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिसको ये ऋषि मुनि जिसका उपयोग करते हैं कैलाश पर्वत पर बैठकर या बिल्कुल आत्मसात करके ईश्वर और परमात्मा को, वो है। अब दूसरा है देसी संगीत, जो उसमें एक शास्त्रीय संगीत, एक भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत तो नियमबद्ध कर करके वो शास्त्रीय संगीत हो गया, उसमें राग रागनियां हैं दुनिया भर की। अब राग रागनियां जो है उनका आविष्कार, उनका वो कहाँ से पैदा हुई? थाट से। थाट कहाँ से आया? सप्तक से। सप्तक कहाँ से आया? स्वरों से। स्वर कहाँ से आए? श्रुति से। श्रुति कहाँ से आई? नाद से। नाद किसे कहते हैं? ध्वनि, मधुर ध्वनि को। मधुर ध्वनि कहाँ से आई? आम जनता से, लोक से। तो संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति भी लोक से ही हुई है। उसके मूल में, सब चीज के मूल में लोक ही है, चाहे वो लोक भाषा हो, चाहे वो लोक संगीत हो, लोक से ही होता है, क्योंकि आम जन में ही पहले ये उत्पन्न हुआ, और फिर विद्वानों ने उसको नियमबद्ध करके उसका नाम रख दिया राग भूपाली।
सा रे ग प ध सा द प ग। इसके मूल में देखो क्या है, जिया जिया ढोल बाजे जी या वेना गीण जिया ढोल बाजे। हाँ ये है गीत संगीत। अब देखिए कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने विद्वान लोग थे वो, जो इतनी वैसी ताल में इसको संरक्षित किया उन्होंने, इसका सृजन किया उन्होंने, दीपचंदी ताल। आहा। और ऐसे ऐसे लोकगीत हैं जो कि भगवान रुद्र को अर्पित हैं, रुद्र के लिए ही हैं वो लोकगीत, और रुद्र ताल में ही निबद्ध है 11 मात्रा में। बताइए कितनी बड़ी बात है। रे मासी को फूला हरि कुंजा, रे मासी को फूला हरि कुंजा, ये 11 मात्रा में है। और रे मासी को फूला कविला सा, रे मासी को फूला कविला सा, ये 12 मात्रा में। चाहे उसमें एक ताल बजाओ, चाहे उसमें 4 ताल बजाओ। क्यों? धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदी गन, रे मासी को फूला कविला सा, रे मासी को फूला कविला सा। के कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया। आहा, ये होती गुणवत्ता, क्या नहीं है उनमें। और वही लोकगीत जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पानी और भाषा थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है, संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती। और वही लोकगीत जो है, फूल कविलास रे मासी को फूला फूल कविलास, ये 14 मात्रा में दीपचंदी ताल में। आहा हा, है कितना बढ़िया है ना। ताले भी एक से एक है। अगर हम नाटी गाते हैं, निन मामा न लाना टीकू मामा छाल दूध लसी दिन का दिन, ये कैसे बजता है देखो। इसकी जो है ना, इसकी ना धागे न तीनक दिन तो बच जाएगा ये। हाँ, दिन दिन धागे क्रिकेट तू ना दिन रुको। हाँ, दिन दिन तक धागे क्रिकेट, दिन तक धागे क्रिकेट, दिन इसकी चाल ही फर्क है, लोक शैलीबद्ध। आहा, कितना सुंदर है। और ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं, और राग रागनियां भी एक से एक सुंदर। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दरबारी कानड़ा जो है उसके मूल में भी हमारा ही लोकगीत है, तो उसका नाम भी राग बद्रीनाथ होना चाहिए। और मुझे तभी चैन मिलेगा, क्या पता ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिखाए, आप लोग मुझे यहाँ पर लाए, क्या पता यहीं से ये फलीभूत हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, है ना मेरा। क्योंकि अथाह समुद्र है, संगीत जो है अथाह समुद्र है। बहुत किनारे में बैठी हूं मैं, इसके लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं इसको संरक्षित करने के लिए। इस जन्म में जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती रहूंगी अंतिम क्षण तक। तो पर यह है कि रोज भगवान मुझे नया सीखने को दिलाता है और ये नया दर्शन कराता है, तो ये बहुत बड़ा दर्शन, ये भी तो दर्शन है। मानो तो मैं सब कुछ हूं, नहीं मानो तो कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, कोई फर्क तोड़ना पड़ता है, अपना अपना मन है। और आंख बंद करके जो हम मन में सोचते हैं, मन में करते हैं, वो सबसे बढ़िया होता है। क्योंकि आंखों को भी कभी कभी ना गलत फहमी हो जाती है, इसलिए अंतर मन जो है सबसे बढ़िया आंखें होती है। अंतर चक्षु जो होते हैं ना, सबसे बड़े चक्षु होते हैं। और बच्चों, मैं तो बच्चों के लिए यही कहूंगी, बच्चों, एक बच्चा मेरे पास, वो भी यहीं का पढ़ा हुआ था, शायद मैं सोचती हूँ वो पीएचडी करने के लिए दिल्ली में पीएचडी कर रहा है। वो बच्ची लड़की है,
तो वो मेरे पास आई थी बहुत दिन पहले, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहने लगी मैं लोक संगीत में करना चाहती हूँ। मैंने कहा बच्चे मैं तेरे लिए हर समय रात दिन 24 घंटे तैयार, है ना। तो पता नहीं किस बच्चे की किस्मत में है रोक और बढ़िया करे। तो मैं चाह रही हूँ इतना प्यारा ये बच्चे गा रहे हैं, संगीत विषय लीजिए और गायन में करिए, अपने को अपना लक्ष्य बनाइए उसको, और उसमें जो है लोक संगीत को बहुत बढ़िया तरह से परिष्कृत रूप में, उसको वैज्ञानिक रूप से जब आप सामने रखोगे तो सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं हमारे। अब देखिए ध सारे मा ग सारे नी ध सा आहा धारे तो लिमका स्यार बिना बे लुरा की मुद की मु खइयो ला बिना बे लुरा की मु। कितना बढ़िया राग झिंझोटी है। आहा ऐसे बहुत सारे राग हैं बच्चों, और उसमें जाने कितने हैं, बहुत सारे, खुद मुझे हैरानी होती है। आहा तो और हर दिन तुमको नया सीखने को मिलता है, पर उसको आत्मसात करना चाहिए और अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। उसमें चाहे तुम्हें कितने ही बाधाएं आए कोई बात नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। मेरे जीवन भर बाधाएं जाने कितनी आई, कोई नहीं डरी मैं। अगर डर जाती तो मर जाती। बचपन से ही आ गई, 5वीं जब मैं 4-5 साल की थी तभी से, अपने परिवार में ही, है ना, अपने परिवार से ही शुरू होता है सब कुछ। तो वहां पर भी बाधाएं ही थी। उसके बाद निडर बनी रही तो आगे बढ़ी, फिर संगीत टीचर बन के भी दिखाया सबको कि गाना बजाना विषय भी होता है। तब सबने कहा कि बेटा हमारे बच्चों को भी सिखा दो, है ना। पर वैराग्य भाव से एक सूत्री कार्यक्रम, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। और इतना अच्छा दिन है आज, हमारे तो चारों ओर जो है ना उत्तराखंड में हरियाली हरियाली, चारों ओर वातावरण बहुत सुंदर है। तो देवी देवताओं संदर्भित लोकगीत ज्यादा हैं या वातावरण संबंधित, और या क्या होता है प्रकृति संदर्भित, और या क्या होता है धीरे धीरे परिवर्तन समाज में होता है, वो परिवर्तन भी इन लोकगीतों में देखा जाता है। इसमें इतिहास, भूगोल, रहन सहन, खान पान, हर चीज है, सामाजिक विषय क्या नहीं है। संगीत बहुत बढ़िया। आहा तो जैसे मैंने कहा था ना कि संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती। तो पहले जमाने में जो है राजकुमारियां आती थी माता पार्वती के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उस जमाने में पुरुष वर्ग के पास नहीं भेजते थे राजकुमारियों को, वो सब इधर ही आती थी हमारे यहाँ। तो उसमें हो सकता है भाई ये गुजरात की भी राजकुमारी आई होगी। तो गुजरात की राजकुमारी जो है जब वो आई होगी यहाँ पर, तो माता यहाँ पर चौफला लोग नृत्य कर रही होगी। तो गौराबा का गीत है, गौराबा का गीत है, और वहां जाते जाते शब्द उसमें वो थोड़ा लोप हो जाता है, तो वो हो गया गरबा। गरबा माता पार्वती के निमित्त वो गाया जाता है, और उसको डांडिया और उसको एक समान है वो। और जब वो यहाँ से गए होंगे तो रिदम दोनों में आश्चर्यचकित होने की बात है कि दोनों का पद चाप जो है एक ही है, उसमें जो है करताल भी एक ही है, भाव भी एक ही है, सब कुछ एक है। तो बाकी क्या रह गया। ऐसे मैंने देखा। मैं चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को हम एक सूत्र में बांध सकते हैं अपने लोक संगीत के द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे हिंदुस्तान का निवास है। पूरे हिंदुस्तान की लोक कला यहाँ पर जीवंत होती है इन लोकगीतों के द्वारा। इसमें दक्षिण भारत का राग भी है, राग ये गोपिका बसंत। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने इस लोकगीत को में देखा कि कौन सा राग है। जब मेरे को दिखा तो मैं बहुत हैरान हुई इस चीज में। और वो है यू दोष रानी ग्वालो पीड़ालो राजा विश्वास नी आयो जी। आहा रे नहीं लगता इसमें गधनी, तीनों कोमल हैं। और आहा आहा कितना बढ़िया है। और वो कर्नाटक पद्धति वाले भी बहुत झूम जाते हैं इसमें जब सुनते हैं, तो बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया है। और दोनों जब मिल गए तो हाँ, दक्षिण उत्तर जब मिल गए तो कितना बढ़िया लगेगा। ऐसे पूरा पश्चिम हम मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं जिनमें जो है बच्चों बहुत
बहुत समृद्ध हैं, उनमें इतिहास पे भी तुम उन पे शोध कर सकते हो, तुम उसमें भौगोलिक अध्ययन भी कर सकते हो उन लोकगीतों से, तुम उनमें प्राकृतिक अध्ययन भी कर सकते हो, तुम उनमें ये भाषिक अध्ययन भी कर सकते हो, तुम उनमें संगीतिक अध्ययन भी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए एक मार्ग चुनना पड़ेगा, है ना। तो बहुत जरूरी, बहुत अच्छा है कि तुम्हें आज इतना बढ़िया मेरे को इस समय इसके लिए दिया आप लोगों ने, और धात ने भी धात की बहुत बढ़िया धात थी है। और एक दिन क्या हुआ कि कोई धात ही ले गई थी मेरे को कहीं किसी विश्वविद्यालय में, तो वहां पर अरुणाचल के आए थे कोई प्रोफेसर, तो उन्होंने गाया था अरुणाचल का गीत, और उनके गाते गाते जो है ग्राफिकेरम, और जैसे उन्होंने अरुणाचल का गीत गाया, लोकगीत, और उसके बाद जैसे वो चुप हुए, मैंने भी शुरू कर दिया, गैला पताला न्योला बसूलू मैं कई जू पहली उदास लगुलू, गैला पताला न्योला बसूलू मैं कई जू पहली उदास लगुलू, है ना। और दोनों ही साथ में, आहा कितना बढ़िया था, बहुत ही अच्छा। और ऐसी मैं आपको बता रही थी कि वो गरबा भाषा है थोड़ा, पर एक जैसी है, कोई बात नहीं। तो उसमें है, घोर अंधियारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, घोर अंधियारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, राजा की भगवानी बैठे की डाली होली, राजा की भगवानी अमुआ डाली होली, अमुआ तुम थैलियां पर डाली ना मड़के नंद्यारी के गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, अम्बे मारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे नौ सवार। कितना बढ़िया है। और उसमें भी क्या है, आम का पेड़ बड़ी बच्चों की तरह पाला हुआ है उन्होंने, तो इसलिए अमुआ की डाली होगी। किस चीज का पेड़ है? अमुआ का पेड़ है। अमुआ तुम खा सकते हो लेकिन डाली को मत मोड़ना, ठीक है, ये है उसका अर्थ। कितना बढ़िया है ना। गढ़लंका भीतारा बैकी की होली डाली, गढ़लंका भीतारा बैकी की होली डाली, अमुआ की डाली बे अमुआ की डाली, अमुआ की डाली बे अमुआ की डाली, अमुआ तुम खाया पर डाली झना तोड़ा, अमुआ तुम खाया पर डाली झना तोड़ा, तुम डाली तोड़ला हम घर बोलला, तुम डाली तोड़ला हम घर बोलला, भूपा जी का पासा भै भूपा जी का पासा, लड़लंगा भीतारा बैठी की होली डाली। आहा, अब बताओ लोकगीतों में मतलब ऐसा है कि ऐसी माँ है यहाँ की कि बेटा माँ से बोल रहा है कि 9 फूटा बर्फा माजी कान के जलू, 9 फूटा बर्फा माजी कान के जलू, सरकारी हुक्मा बेटा जाना पड़ा लो, दूधा को उधार काना जाना पड़ा लो, 9 फूटा बर्फा माजी कान के चलू, घुंड घुंडा बर्फा माजी कान के चलू। अभी बेटा बोल रहा माँ से कि घुटने घुटने तक बर्फ है और 9 फुट तक बर्फ है, कैसे जाऊं मैं बॉर्डर पे। तो माँ कह रही है कि तुझे जाना पड़ेगा बेटे,
दूध का उधार भी तो है तेरे पास। मातृभूमि की सेवा के लिए तुझे जाना पड़ेगा। ऐसी माँ नहीं है कि ऐसे गोद में बैठा दे कि ना नहीं यहीं रह, ना बेटा तुम मत जा, ऐसे नहीं है। जा जा, चाहे उसके अंदर से वो हो रही होगी, लेकिन नहीं, जाओ। ऐसी पत्नी भी होती है, ऐसी माँ भी होती, बहन भी होती, सारे इतने बढ़िया। तो देशभक्ति भी भरी हुई है ना। और इतने बढ़िया देखो, जिसका यश संसार में फैले ऐसा देश बनाए, हर मग में हर पग पर भी हम गीत विजय का गाए। ला 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 ला, जिसका यश संसार में फैले ऐसा देश बनाए, हर मग में हर पग पर भी हम गीत विजय का गाएं। ज्ञान और विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ जाए, चीर सभी संकट की घड़ियां उषा धरा पर लाए, चिर उदार भारत संस्कृति को दिशा दिशा ले जाए, जिसका यश संसार में फैले ऐसा देश बनाए, हर मग में हर पग पर भी हम गीत विजय का गाएं। ला 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 ला। अब तो जो है इन सब बच्चों को सिखाऊंगी मैं, एक देश गान नहीं, जाने कितने देश गान, और फिर तुम इसको गाओगे और आहा, है ना। बलिदान की धरा है, आह्वान लिखना होगा, भारत के भाग्य में ये अभियान लिखना होगा। तो वैसे अथाह समुद्र है, बोलना शुरू करा तो खत्म ही नहीं होने का नाम लेगा। इसलिए जो है इतना ही बोलो जितना यहाँ पर जरूरत होगी, है ना। और अब मैं मैं चाहती हूँ कि एक बार खड़े होके और जरा सब घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरा अभिमान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय। इतने थोड़े ही समय में इतना कुछ सिखाने के लिए और हमें लाभान्वित करने के लिए मैम आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि आपने हमें मतलब पर्सनली मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सिखाया है कि लोक संगीत को हम एक क्षेत्र विशेष में बांट जरूर सकते हैं, लेकिन केवल एक क्षेत्र विशेष में बांटें ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और अब धाद संस्था के जो सेक्रेटरी सर हैं तन्मय सर, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपको सर आमंत्रित करता हूँ, आप आएं और अपनी बात कहें। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। दरअसल बच्चों मुझे कहना तो कुछ नहीं, मैं कह तो चुका अपनी बात, पर मैं यहाँ दोबारा इसलिए आया हूँ कि जो पूरे एक महीने का अभियान हमारा इस प्रदेश में, देश में और बाहर चल रहा है, उसके कुछ साथी हैं जो आप लोगों से मिलने आए हैं। हम लोग तो अपनी बात कह चुके हैं, वो अपनी शांति से आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको एडमायर कर रहे हैं। तो मैं उन सबका परिचय कराना चाहता हूँ जो निरंतर हमारे इस अभियान के साथी बने। तो सबसे पहले यहाँ से नीना रावत जी एक स्मृतिवन बना रहे हैं और उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक स्मृतिवन है हमारा जो हम माल देवता स्थल में लोगों की स्मृति में पौधा लगा करके उसे विकसित कर रहे हैं। नीना रावत जी उसको सचिव हैं और पूरी देखरेख करते हैं। पिछले 2 वर्षों से उसमें बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं और न केवल लगाए गए बल्कि उनको संरक्षित करते हुए आज उसमें अधिकतम पौधे, लगभग 90% पौधे बचे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस बढ़िया काम को करने के लिए उनका अभिवादन। वो हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ आशा डोभाल जी हैं, वो सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, धाद से अभी हाल में जुड़ी हैं। और पूरे हरियाणा अभियान के
जिससे 26-27 दिन में अधिकतम दिनों में मौजूद रही हैं, आगे बढ़ के उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, बहुत स्कूलों से बातचीत कर रही है, तो उनका अभिवादन। हमारे साथ पुष्पलता बंगाई जी हैं, हमारी भाभी जी हैं, और पहले शिक्षिका थी डाइट में, आप भी स्मृति वन से आती हैं, लगातार आती रहती हैं, आप लेखिका भी हैं, पत्रिका निकालते हैं, आपको बहुत बहुत अभिवादन। हमारे साथ सुरेंद्र अमोली जी हैं, सुरेंद्र अमोली जी भी स्मृति वन से जुड़े हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं और हरियाणा की संज्ञान में भी निरंतर आते हैं। हमारे साथ इसी क्रम में आगे हैं सुनील काला जी। सुनील काला जी अभिकर्ता है, धात के साथी है, अक्सर बीच में हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ शुक्ला मैडम है, मैं उनका नाम पूरा नहीं जानता, पर मैं उनको देख रहा हूँ कि निरंतर वो आ रही हैं और चुपचाप अपनी भूमिका निभा के चले जाती है, उनका अभिवादन। हमारे साथ सारिका राणा जी है, यंग साथी है, रिसर्चर भी है, जॉब भी कर रही है और आपने भी हरियाणा में हमारे साथ अपनी भागीदारी निभाई है। हमारे साथ विकास मित्तल जी है, उधर से विकास मित्तल जी भी पर्यावरण के बहुत बड़े प्रेमी है और जगह जगह पौधे लगाते हैं और हमसे अपने आप जुड़े, उन्होंने अपने आप यहाँ पर आने का तय किया और आप सबसे मिलने की इच्छा जाहिर की। हमारे साथ महावीर सिंह रावत जी है, रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, आप भी हरियाणा के अभियान में लगातार साथ आ रहे हैं। हमारे साथ आपके बहुत वरिष्ठ साथी जो हरियाणा के 7 सालों के अभियान से लगातार जुड़े हुए विकास बहुगुणा जी हमारे बीच में है, डेवलपमेंट अफसर है LIC में और साथ के साथ निरंतर उनका योगदान रहता है हमारे साथ, हमारे भाषा विषय के हमारे बीच में है। हमारे साथ शिवम शर्मा है जो ये फेसबुक लाइव है, जो बेटा जो आप लोगों ने करा, इसे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव हम लोगों ने जारी किया है। हमारे साथ पीछे से विनोद बैठे हुए हैं, कुछ लोग पीछे छुप के बैठ गए, इसलिए हमें पकड़ना मुश्किल है। विनोद है जो हमारे ट्रेजरर है और कई लोग जो नींव के पीछे काम कर रहे हैं उनमें से विनोद है। हमारे साथ सुशील जी हैं जो सूसी बैजरों से आए हैं हमारे बीच में, बहुत दूर से बेटा, देखो 300 किलोमीटर दूर से आए हमारे बीच में, साथ के साथी सुशील कुमार जी का बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ साकेत रावत जी हैं जो उन्होंने जो पूरे हरियाणा के जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिनके बनते हैं ना रोज आने के, तो साकेत रावत जी है, वो 6 साल से किसी भी दिन उन्होंने नागा नहीं किया आज तक, तो साकेत जी के लिए बहुत जरूरत आ रही है। और ऐसे ही बहुत सारे साथी हमारे जो आज नहीं आ पाए, गणेश बनियाल जी बीच में आए थे, वो चले गए क्योंकि उनको ऐसा भ्रम हुआ कि ये कंप्लीट हो गया प्लांटेशन के बाद, लेकिन उनका भी वादा है, वो भी हमारे साथ निरंतर साथ आ रहे हैं। तो मैं इन सबसे परिचय कराने का आशय बेटा और सब लोगों से ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छा काम करना चाहते हैं और उनको एक रास्ता देती है था, तो ये सब जो लोग आए हैं वो इस अभियान के साथ हमसे अच्छा करने की इच्छा करते हैं। नीरज रावत हमारे बीच में है, नीरज रावत भी हमारे वॉलंटियर है, थोड़ा समूह में देख पाने में दिक्कत हमारी भी, तो नीरज भी हमारे वॉलंटियर है, स्कूलों के कैंपेन में हमारे साथ देते हैं। तो ये जो सब लोग जो बच्चे जो इनका मैंने आपसे इंट्रो कराया, ये लोग अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं और धार में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम सब एक अच्छी दुनिया की कल्पना करते हैं, जैसा कि माधुरी जी ने कहा, तो ये हम सब उसके साथ ही है। और मेरा नारा तो रह गया, मैं बाद में याद आया कि मैंने बोली तो थी, बात छोड़ दी, तो मैं अपना नारा भी ला कर जाता हूँ, मैडम ने लगवा दिया तो मेरा भी टाइम आ गया, तो मैं नारा लगाऊंगा एक, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, ठीक है, चलेगा? तो ये अपने देश के हरा भरा होने की कामना, हरेला और देश के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जिस तरह से हमने 75 वर्ष करे और हम तरक्की के नए आयाम छुए, तो मैं नारा लगाऊंगा, पहला नारा और दूसरा नारा बोलेंगे, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, जोर से बोलना, जोर, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। अब हरा भरा कैसे होगा हमारा देश? जब हम खुद पौधे लगाएंगे। तो दूसरा नारा है, चप्पा चप्पा हरा करेंगे और हरियाली से धरा भरेंगे, ठीक है? तो किसी आपत्ति तो नहीं इस बात पे? करना है ना, हरा तो करना है ना, तो ठीक है। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा भरेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा भरेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा भरेंगे। और जो प्रॉमिस लास्ट है कि वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। तो ये नहीं कि दुनिया खुशहाल तब होगी जब हर साल अपना वादा निभाएंगे। जैसे हम अपने लिए रोज काम करते हैं, इसलिए धरती के लिए हर साल एक काम करना, एक पौधा जरूर लगाना। तो मैं एक नारे के इसके समाप्त कर देंगे और ज्यादा नारे लगाएंगे, अपना पानी वानी पी लेना, ठीक है? तो वृक्ष लगेंगे जब हर साल, इसको रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं, जब मैं बोलूंगा उसी को रिपीट करो, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, तब होगी दुनिया खुशहाल, तब
तब होगी दुनिया खुशहाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। अब नारे के जोश में मुझे एक और नारा याद आ गया। अब वो नारा, ये नारे तो तीनों मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों नारे जो बनाए हैं इनमें से 2 नारे तो आपके लोकेश नवानी जी ने बनाए थे, तो उनके लिए तालियां बजा दो पहले तो, ठीक है। और एक नारा मैं भूल गया, किसी ने बना के हमको व्हाट्सएप भेजा था, तो उसको हम नमस्कार करते हैं कि उसने अच्छी दुनिया के लिए नारा बना के दिया। लेकिन जो अंतिम नारा, ये चिपको आंदोलन, अगर आप बच्चों को जानते होंगे तो उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड की धरती से एक बहुत बड़ा आंदोलन जन्मा था, जिसने दुनिया में अपना ध्यान अटकाया कि जब महिलाएं पेड़ से चिपक गई, उन्होंने पेड़ को काटने नहीं दिया। तो कितना बड़ा प्रेम था हमारे इस प्रदेश का पेड़ों से। तो उन्होंने एक नारा दिया था, उन्होंने बताया था कि जो जंगल हम बचाने की बात कर रहे हैं, वो जंगल क्यों जरूरी है। वो जंगल इसलिए जरूरी है कि वो आपको 3 चीजें देते हैं। एक तो मिट्टी, दुनिया का जो सॉइल है उसके लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया में पेड़ हो, वो सॉइल बनाते हैं। एक देता है पानी, पानी के जो सोर्सों को ताकत है, जो पानी के स्रोतों को ताकत देते हैं पेड़। और तीसरे देते हैं हवा। तो ये आप याद रख लीजिएगा, आपके अगले वाले फंक्शन में काम आए। वह क्या है, जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयान। तो ये चिपको आंदोलन का बहुत मशहूर नारा है जो देश दुनिया में गूंजा। तो इसको एक ही बार बोलेंगे और आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के हम वापस लौटते हैं। तो क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयान। पहले इसी को रिपीट करो। क्या है जंगल के उपकार, 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 क्या है जंगल के उपकार। मिट्टी, पानी और बयान, मिट्टी, पानी और बयान, मिट्टी, पानी और बयान, मिट्टी, पानी और बयान, मिट्टी, पानी और बयान। मिट्टी, पानी और बयान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रकृति के लिए, प्रकृति के विषय में और प्रकृति की ओर हम लोगों का ध्यान एक बार फिर से खींचने के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम होगा। तो अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं चेतना गोला मैम को। अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है और धन्यवाद ज्ञापन का समय है। मैं चेतना गोला हमारा बताना चाहूंगी आप सबको कि संस्थान का रेडियो जो 91.2 NIVH हेलो दून हमारा यहाँ से प्रसारित होता है, दिव्यांग जन को ही समर्पित हमारा एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इसमें कार्यक्रम जो करते हैं, हमारे कार्यक्रम के कंटेंट हमारे दिव्यांग जन के लिए ही समर्पित होते हैं। तो उसी विभाग से हूं मैं। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के लिए जो धन्यवाद देना चाहूंगी मैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मैम का, कि मैम के आगमन से, चाहे मैम आदर्श विद्यालय गई हो या यहाँ आज मैम की उपस्थिति थी, तो पूरा ऑरा मैम का, मैम के संगीत के माध्यम से मैम का पूरा ऑरा उसने हमें बहुत प्रभावित किया। सब में एक स्फूर्ति और एक नई एनर्जी आ गई थी। मैं स्कूल में भी देख रही थी और यहाँ भी देख रही थी कि जैसे मैम माइक के सामने आए और बिल्कुल एक माहौल ही बदल गया। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आज आप आए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि हम यूं ही जुड़े रहें और मैम से और जो सब आप हमारे साथ धात की तरफ से उपस्थित हैं, आपके सहयोग से हम और एक इंक्लूसिव दुनिया में कदम रखें और आपकी जो नॉलेज है उससे हम सब भी लाभान्वित हों। इसके अलावा धात से लोकेश नवानी जी, जो कि हमारे सेवानिवृत्ति यहाँ के एक कर्मी भी रह चुके हैं सर, और साथ ही तन्मय ममगई जी। तन्मय ममगई सर से मैं इसलिए माफी मांगना चाहूंगी कि हमें जो है सर का परिचय लास्ट में दिया गया, तो हमने भी सर का परिचय यहाँ मंच पर लास्ट में दिया, तो इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी। और अब तो जब सर 3 स्पेशल नारे लगवा चुके हैं तो सब लोग जान गए होंगे सर को, तो तन्मय सर के लिए एक बार तालियां बजा देते हैं जी। और आज का जो हमारे साथ बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे मनीष वर्मा सर हैं, इंजीनियर हैं सर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज डायरेक्टर सर को हमारे बहुत ही कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ गया, तो मनीष सर को हमने बोला सुबह ही कि सर ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, और सर का बहुत धन्यवाद कि सर ने भी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आके जो है यहाँ सर हमारे साथ हैं आज। उसके अलावा 2 बहुत ही विशेष ट्रेनिंग सेंटर फॉर द अडल्ट ब्लाइंड के हमारे जो इंचार्ज हैं, लक्ष्मी मैडम है हमारी सुपरवाइजर, श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी, और
आदर्श विद्यालय के श्री अमित शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और आप दोनों की टीम को जिसने इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सभी हमारे रामलायक जी और हमारे अरविंद धुराटकर सर, जो कि संगीत अनुदेशक हैं TCAB में और मॉडल स्कूल से हमारे साथ जुड़े थे, राजकुमार सर और राजू मौर्य जी, और आपके साथ सनज कुमार है अभी हारमोनियम पर। हाँ, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि आज विशेष रूप से हम हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, तो सतीश चंद्र जी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सब चीजें टाइम से अरेंज की। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा डिपार्टमेंट, मेरे पूरे टीम को, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसिबल मीडिया डेवलपमेंट एंड रिसर्च, जहां पर हमारा 91.2 NIVH हेलोडून रेडियो स्टेशन है, इसमें हेमा मैडम है और संदीप को भी मैं, संदीप ने भी बहुत अच्छे से हमें लास्ट मोमेंट पे हमने संदीप को बताया कि संदीप ऐसे करना है, तो संदीप वैसे बहुत मेहनती बच्चा है, और लास्ट मोमेंट पे भी ये एक खासियत है हमारे बच्चों की, चाहे बच्चे TCAB के हो या MSVH के हो, मतलब आदर्श विद्यालय के हो, हम बताते हैं कि बच्चों इस तरह का एक कार्यक्रम है, आपको करना है, बिल्कुल मैम बताइए, फटाफट से मैम बच्चे अपने ब्रेल के पेपर ले आते हैं, और स्क्रिप्ट लिखना हो या नोट्स बनाने हो या अपना ब्रेल स्लेट वगैरह जो भी चीजों से वो अपने आप को उन्हें याद करनी है, चीजें समझनी है, तो दे आर ऑलवेज रेडी। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी। हमारे साथ हमारी टीम से मुकुल सजवान, दीपिका नौटियाल, मिस डॉली और बाकी अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी। इसी कार्यक्रम को यही हम अभी के लिए समाप्त करते हैं और फिर किसी अगले मोड़ पर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। एक सेकंड, राष्ट्र। तो साथियों, अब समय है आपसे विदा लेने का। तो मैं संदीप पिलखवाल संभवतः आखिरी बार NIPVD के मंच से आप लोगों से विदा लेता हूं, और आप सभी कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, कब शुभ आशीष मांगे, गाहे कब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शानदार